जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों, खेलो इंडिया बीच गेम्स चीज को किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है, यानी कर्नाटक मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें तो यह इसका दूसरा संस्करण था। इसकी शुरुआत 2025 में हुई है। 2026 में इसका आयोजन दीव के घोगला बीच में हुआ है, जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में है। इसका शुभंकर कौन था, यानी मस्कट कौन था? तो पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हुआ है। इसमें बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर, सेपक टकरा, पेंचक सिलॉट, ओपन वाटर स्विमिंग, ये सभी खेल शामिल किए गए। इन सभी खेलों में मेडल दिए गए हैं और डेमो खेल के रूप में मलखंब और रस्सा कस्सी को शामिल किया गया था। ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं, ये बीच में खेले जाते हैं, यानी समुद्र के किनारे इनका आयोजन होता है। मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटक है। इसने 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से इसने टोटल 11 मेडल जीते हैं। तो ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने भी 3 गोल्ड और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 8 मेडल जीते हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर रहा है। इसने भी 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 7 मेडल जीते हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर हरियाणा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण कब आयोजित होगा, यानी फर्स्ट फेज कब आयोजित होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में। तो 2027 की जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी। तो पहला चरण इसका अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा। ठीक है, इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर जनगणना का काम किया जाएगा। बात करें अगर हम भारत की जनगणना 2027 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और इसके लिए बजट है 11,718 करोड़ का। इसका जो पहला चरण होगा ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच में होगा। तो इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी और फिर इसका दूसरा चरण फरवरी 27 से शुरू होगा और बर्फीले क्षेत्रों में ये सितंबर 2026 से शुरू होगा। देखिए, विशेषता क्या है 2027 की जनगणना की? तो यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसके अलावा इसमें जाति गणना को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। ये गैर आधिकारिक जनगणना थी। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। जनगणना का जो संचालन है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 2011 की जो जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा असम। तो मध्य प्रदेश और असम के बीच में वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक समझौता है। तो मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों ने 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। तो इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते में क्या किया जाएगा? तो असम राज्य मध्य प्रदेश को इस समझौते के तहत 50 जंगली भैंसे, 1 जोड़ा 1 सींग वाला गैंडा और 3 किंग कोबरा देगा, जबकि मध्य प्रदेश इसके बदले में 1 जोड़ा टाइगर, 6 मगरमच्छ असम को प्रदान करेगा। तो ये एक्सचेंज होना है मध्य प्रदेश और असम के बीच में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसों की प्रजाति को पुनर्जीवित करना और जैव विविधता को बढ़ाना। तो ये इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य है।
पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है, ये भारत का 107वां नेशनल पार्क है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टू टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलककाना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला स्टेट बना है। इसके अलावा यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं और यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा A.K. बालासुब्रमण्यम। तो भारतीय वैज्ञानिक A.K. बालासुब्रमण्यम को हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, यानी चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बने हैं कौन? A.K. बालासुब्रमण्यम। आपको याद रखना है कि जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, यह भारत की परमाणु एवं विकिरण सुरक्षा से संबंधित नियामक संस्था है। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय है मुंबई। और मुख्य काम है इसका जो हमारे देश के परमाणु संयंत्र हैं उनकी सुरक्षा और उनका रेगुलेशन करना। ठीक है, इसके अलावा लाइसेंसिंग वगैरह देना भी इसका काम है। परमाणु दुर्घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसी का काम होता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो ये मोहम्मद मुश्ताक अभी हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बने हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल को हाल ही में NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। PV सिंधु WWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है। और दविंदर पाल सिंह और कनक मेडला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। B साई राम कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। और सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC बलों ने अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। तो दोस्तों, खाड़ी सहयोग परिषद के जो फोर्सेस हैं उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है गल्फ शील्ड। और इस अभ्यास का उद्देश्य ये है कि जो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश हैं उनके बीच सामूहिक रक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अब यहाँ पर बात हुई है खाड़ी सहयोग परिषद की। मध्य पूर्व के जो 6 अरब देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। रियाद सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE। तो इन सभी के सुरक्षा बलों ने ही एक अभ्यास आयोजित किया है सऊदी अरब में जिसका नाम क्या दिया गया है? गल्फ शील्ड दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे जेमैक्स अभ्यास भारत जापान के बीच, फ्रीडम एज अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने आयोजित किया था 2025 में। सियाम भारत अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच हुआ है। और जापाड अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड, सिलीनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका, जामाता भारत जापान, समन्वय शक्ति भारतीय सेना के द्वारा और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ईरान के द्वारा 2025 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए हैं? आंसर हो जाएगा कुषाण साम्राज्य। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में पुरातत्वविदों के द्वारा रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला के पास भिर टीला क्षेत्र से लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली जो कि नीलमणि कहलाती है उसके टुकड़े खोजे गए हैं। और ये जो सिक्के यहाँ पर खोजे गए हैं यह कुषाण राजा वासुदेव के काल से संबंधित हैं।
और जो लैपिस लाजुली है यह एक सजावटी नीला पत्थर है। कुषाण साम्राज्य की बात करें तो यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक शासन किया था। इसका उत्कर्ष काल लगभग ईसा की पहली और तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है, यानी कि पहली से लेकर के तीसरी शताब्दी तक इस साम्राज्य का उत्कर्ष रहा है और इसने उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक शासन किया है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसेस। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और इस वंश के सबसे महान शासक थे कनिष्क। कुषाण वंश की मुख्य राजधानी फिरोजपुर, जो कि पेशावर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये थी, लेकिन उन्होंने मथुरा को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे जो उनकी आर्थिक समृद्धि दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाणों ने किसके सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, इनको नोट कर लें आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्पन्न स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में एक तूफान आया है जिसका नाम गोरेटी है, तो इसने काफी प्रभावित किया है। तो 8 और 9 जनवरी को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों में। और इस तूफान को वेदर बम यानी अचानक तीव्र होने वाला मौसम सिस्टम कहा जा रहा है। इस तूफान ने अटलांटिक महासागर से गति लेते हुए बेहद तेज हवाएं, भारी बर्फबारी, बारिश और समुद्री लहरें पैदा की हैं। तो इसके कारण तेज हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और इसके अलावा समुद्री लहरें भी पैदा हो रही हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया है और खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ और जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी, तो उन्होंने गांधीनगर में कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है, यानी कि एक ऐसी वैन लॉन्च की है जिसके माध्यम से कैंसर की प्रारंभिक जांच की जा सकती है। तो इसमें फेफड़े, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है और लगभग 10 प्रकार के कैंसर की जांच इसमें की जा सकती है। ठीक है, और इसको ये जो वैन है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी और वहां पर लोगों के कैंसर की जांच करेगी। राज्यों की प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार, ज्योति योजना केरल, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था, इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना, विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा, सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम किस योजना का हिस्सा है? तो मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। तो मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से जो सिविल सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनकी क्षमता का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कर्मयोगी क्लासरूम होगा उसमें जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी क्षमता का विकास भी किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म पर एआई सारथी, एआई ट्यूटर और एआई आधारित कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, ये सभी टूल इस्तेमाल किए जाएंगे। है ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स यानी FSS। तो दोस्तों, पेमेंट सॉल्यूशन और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपनी है जिसका नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। तो इसने भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और यह
इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी गई है। ISO की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक तय करती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 160 से अधिक इसके मेंबर हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर मेरा लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज वाला बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है लूसेंट 500। तो ये कूपन कोड आपको छूट प्रदान करेगा और इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें हम लूसेंट को बहुत ही सरल तरीके से आसान भाषा में समझने वाले हैं। पूरी लूसेंट डिस्कस करेंगे। इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट मिलेगा और इसके अलावा 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट अगर आप देते हैं तो यहाँ पर उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर हम 10 जनवरी के रिजल्ट की बात करें तो संगम पहले, फिर स्नेहल, मनोज, विवेक, यूसुफ, शहजाद, पम्मी और हरीश, अनुप्रिया और रश्मि ये टॉप 10 रहे हैं। दोस्तों कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा, तो इसको भी जाकर के प्राप्त कर लें, काफ़ी यूजफुल है ये आपके लिए। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की भी जो ई बुक है वो लॉन्च की गई है, दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश में, तो इसको आप जाकर के प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो कि राजा गुप्ता सर का बैच है। इस कोर्स को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें न्यू ईयर 900। इस कोर्स की वैलिडिटी भी 3 साल की है और इसमें भी वही सब फ्री मिलने जा रहा है जो आपको लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है? 2026। भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? तो बायो बिटुमिन। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? पंखुड़ी। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना है? कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड। और माधव गाडविल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। एसएस सीरीज को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। UIDAI ने हाल ही में किस शुभंकर को लॉन्च किया है? उदय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों को समर्थन रोकने की घोषणा की है? 66। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और पद और उत्तरदायित्व। 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 77 भारत सरकार के कार्य संचालन की बात करता है। 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 संसद का गठन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 79 के अंतर्गत है। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा है। 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन की बात की गई है। 83 में संसद की अवधि बताई गई है। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं, इनको आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मध्य प्रदेश, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आज आपको बताना है जेमैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक है उसका पैकेज मिलेगा, तो ये जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।